हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैथ का नाम सुनते ही 90% बच्चे का हृदय कांप जाता है। हमारे कुछ विद्यार्थी हुआ करते थे 2017, 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर अब तक क्लास लेते आ रहे हैं। तो मैथ का जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे उसको जब भी मैथ नाम सुनते ही कांप जो होती थी ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और उसके लिए हम निम्न स्तर से अभ्यास कराते थे, जिसके लिए हम मैथ को 3 भागों में बांटे हैं। जैसे पहला आता है अंकगणित, जिसमें अंक का परिचय होता है। अंक में परिचय जैसे नंबर सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, और समांतर श्रेणी, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये जो है ओनली नंबर के आधारित होती है। इसमें ना ही तो हमारे बीजगणित के भाग आ सकते हैं, नहीं तो रेखीय। लेकिन दूसरा आता है बीजीय गणित, जिसमें नंबर के साथ साथ अलजेब्रा भी आते हैं, जिसको हम लोग चर बोलते हैं, और नंबर सिस्टम अर्थात नंबर को अचर बोला जाता है। और उसके आधार पे बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सभी जो होते हैं बीजीय गणित। अर्थात इसका सूत्र ही जान लेना ही मैथ के लिए बहुत काफी होता है। और उसके बाद था रेखीय गणित। रेखीय तो आप जानते ही हैं कि रेखा अर्थात हमारे पर्यावरण में या हमारे वेशभूषा के आसपास जो भी हम देखते आ रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो रेखा के आधार पर ही बना रहता है। जो भी मैथ समझते हैं अच्छी तरह से, वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आकृति के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो हमारे रेखा के रूप में व्यक्त किए हैं, जिसको हम त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं अनुप्रयोग, रचनाएं, वृत्त से संबंधित कुछ हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है अंकीय। अंकीय में वास्तविक संख्या अर्थात संख्या के बारे में हम बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं आप सबको संख्या के बारे में। देखो, संख्या परिचय आपको पहले पता होगा कि हमारे आज से नहीं करीब लाखों वर्ष हम कह सकते हैं अनुमान के अनुसार, नहीं तो 10,000 वर्ष पूर्व जो भी मैथ की गणना हुआ करते थे, किसी भी चीज़ का गणना उसे संख्या के रूप में निरूपित किया जाता था, जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये गणना जो हम लोग यूज करते थे किसी भी चीज़ को गणने के लिए, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक आर्यभट्ट नामक व्यक्ति आए, जिसने संख्या को परिचय रूप में बारीकी से अध्ययन किया, और उसने शून्य का आविष्कार किया। और शून्य का आविष्कार करने के लिए उसको यूं ही लगा, जैसे आप सबको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आपको एक सटीक नियम बताएंगे जिसके आधार पे आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार कर लिया था, जो हम लिखते हैं। जैसे देखो, पहले की गणना में आता था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो रचना किया हुआ था। और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। और इन्फिनिट एक इसका सूचक भाग किया गया, जो अनंत को प्रदर्शित करता है। लेकिन आर्यभट्ट जब आए थे तो उसने इसका नाम तो 1 देखा, चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये 2 है तो भी ठीक है, 3, 4 करते यहाँ तक आया, ये 9 तक तो ठीक है। लेकिन डबल अंक आने के बाद ये जो आया है 1 पे, ये क्या चीज है, इसी चीज को जानने के लिए उसने रुक गया और इसका पता लगाया। हर एक किताब पढ़ा, उसको इसका नाम कहीं पे भी नहीं मिला, जिसके आधार पे उसने समझा कि भाई इसका नाम ये तो 1 से भी पहले आना चाहिए। क्योंकि कर्मागत रूप में जब देखते हैं हम डबल अंक में 1 आता है, 1, 2 आता है, 1, 3 आता है, 1, 4 आता है, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8। इसी प्रकार से तो 0 का स्थान कब है, कहाँ है, 1 से पहले है। अर्थात उसने इसका नाम शून्य रखा। क्या रखा बाबू, शून्य। है लड़का, हल्ला नहीं करना है, ठीक। तो शून्य का आविष्कार कर दिया। और इसी के आधार पे हम जब पढ़ते थे, हमारे टीचर जो हुआ करते थे वो पढ़ाता था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आते थे तो वहां कहता था 1 पर 0,
अर्थात 1 पे 0 10, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, इस प्रकार से अध्ययन कराते थे। तो आप समझ रहे हैं कि इस इतनी सी आविष्कार के लिए आर्यभट्ट कितने प्रसिद्ध हैं। क्या आपको ये मैथ आविष्कार नहीं कर सकते शून्य का? बस उसने बारीकी से अध्ययन किया, इसका नाम नहीं था और इसने नाम दे दिया। तो लेकिन कुछ व्यक्ति हुए हैं अभी हमारे समाज में जो कहता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, तो पहले क्या गिनती नहीं हुआ करता था? हुआ करता था, लेकिन गिनती में शून्य का नाम का जिक्र नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ आकृति के रूप में था, उसका नाम शून्य नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि भाई इसका शून्य नाम नहीं है, ये क्या है जो 1 पे आ जाने के बाद 10 हो जाता है, 1 पे डबल बार आ जाने के बाद 100 हो जाता है, ये है क्या चीज? उसने नाम दिया, सिर्फ क्या नाम दिया? शून्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शून्य जिस संख्या से आगे लग गया उसको क्या कहा गया? पूर्ण संख्या। अर्थात पहले तो प्राकृतिक संख्या चलती थी, उसके बाद शून्य आ गया जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कहता है कि मैथ की एक गणना होती है, गणना के आधार पे हम लोग जानते हैं कि कुछ चीज आगे और पीछे। कहने का मतलब है कि मैथ एक दो ही चीज सिखाता है जीवन में, या तो उन्नति या तो क्या, जिसको हम डिमोशन भी बोलते हैं, अर्थात ऋणात्मक के रूप में जाना। उन्नति प्रगति को छोड़कर क्या जा रहा है? विनाश की ओर। ठीक है, तो उसी रूप में धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया गया था। अर्थात जो आगे बढ़ते चले जाता है उसे धनात्मक कहा गया, और जो पीछे घसकते चले जाता है उसे ऋणात्मक कहा जाता है। आजकल आप अपने समाज में देखते होंगे, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने ऐश्वर्य और धन समृद्धि को आगे बढ़ाते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो धन समृद्धि को नष्ट करते जा रहे हैं। तो ऋणात्मक में जा रहे हैं, कुछ धनात्मक में जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई लॉजिक तो है नहीं। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या है? अब यहाँ है कि जहां धनात्मक ऋणात्मक संख्या आ जाए उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और उसके बाद जो आता है ये दो सम संख्या और विषम संख्या, ये आपके ये जो क्या बोलते हो हमारे रामानुजा, उसका दिया हुआ है। क्योंकि हमारे बिहार बोलिए या हमारे भारत बोलिए, रामानुजा का बहुत ही योगदान मैथ में है। वो एक ऐसा बच्चा था, हर एक सब्जेक्ट से उसे मतलब नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही आधार पर चलते थे। मैथ उनके मन में बसता था, हमेशा स्वप्न में ही बरबराता था मैथ ही। क्या आप में से ऐसा कोई है? हाँ, गुरुदेव कुमार है एक जो मैथ में बरबराते थे। तो उसके आधार पे उसने भी हमको एक दिन बताया था कि भैया ये सम संख्या और विषम संख्या है, तो सम संख्या को परिचय 2 से भाग देके क्यों करते हैं? तब उसे हम बताए थे कि देखिए, ऑल नंबर अर्थात पूरे संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने के बाद एक को सम संख्या, एक को विषम संख्या कहा गया। अब सम संख्या किसे कहा गया? जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या रखा, और जो संख्या 2 से पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या। तो आपको पता होगा 2 से सम संख्या कौन है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 इनफिनिट, क्योंकि सभी संख्या को 2 भागों में बांटा है। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या को 1 3 5 7 9 11 13 15 कर विभाजित किया गया। उसके बाद जो आता है भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, देखा कि कोई संख्या ऐसे हैं जो 1 से तो हर संख्या भाज्य होता है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 अवश्य है। लेकिन 2 से 1 के बाद एक संख्या विभाज्य हुआ। फिर रामानुजा का एक ज्ञान हुआ कि भाई 1 के बाद 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 3 से सभी संख्या विभाज्य होता है? उसने देखा तो नहीं पाया। फिर देखा 4 से, तो नहीं पाया। सभी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, सभी संख्या 4 से विभाज्य नहीं। इसलिए उसने रखा कि कुछ संख्या ऐसा है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से भाज्य नहीं लगता है, 1 या स्वयं के अलावा किसी से भाज्य नहीं लगता है, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। अब देखो उसमें कहता है जैसे 2, अधिकतर बच्चे को 2 कन्फ्यूजन रहता है कि ये सच में 1 और स्वयं के अलावा। देखो 1 इसलिए हमने नहीं लिखे क्योंकि 1 जो संख्या है ये स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाज्य नहीं है, और 1 तो स्वयं प्रसिद्ध है, इसको अलग रहता है, अर्थात अपवाद हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि किसी अभाज्य संख्या होने का कम से कम एक नियम अवश्य होना चाहिए कि उसका गुणनखंड 2 हो। कितना हो बाबू? 2, क्योंकि 1 और स्वयं। अब यहाँ तो 1 खुद ही स्वयं में है, या तो स्वयं की मान होगा या तो 1 का मान होगा। तो इसके आधार पे हम क्या मान सकते हैं? 1 को नहीं तो अभाज्य मानते हैं, नहीं तो भाज्य मानते हैं। लेकिन 2 को हम भाज्य संख्या मानते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या मानते हैं। क्यों?
क्योंकि 2 का गुणनखंड जो है 1 और स्वयं अर्थात 2, यानी 2 गुणनखंड है, इसलिए उसे हम अभाज्य संख्या मानते हैं। उसी प्रकार देखिए 3 भी है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, अर्थात इसी प्रकार से लगभग में 1 से 50 तक में 15 संख्या ऐसे हैं जो अभाज्य, अर्थात 1 और स्वयं के अलावा भाज्य नहीं है। लेकिन 1 से 100 तक में क्या 30 अभाज्य संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बच्चे करने के बाद गलत करता है। 1 से 100 तक में कितने हैं अभाज्य संख्या? 25, जिसको हम लोग 25 कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य लगे, अर्थात जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। कितना हो बाबू? 3। अब देखो 1 का तो गुणनखंड 1 ही था, इसलिए उसको नहीं तो अभाज्य संख्या माने थे, नहीं तो भाज्य संख्या। लेकिन 2 का गुणनखंड कितना था? 1 और 2 था। 3 का 1 और 3। 4 का अब क्या है? 4 को देखिए तो यदि गुणनखंड हम करके देखेंगे तो 1 आता है, 2 आता है और 1 स्वयं खुद, क्योंकि खुद से खुद भाज्य लग सकता है ना, तो इसका गुणनखंड कितना है? 3। तो ये भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी यदि आपसे पूछा जाता है भाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या है? 4 हमारा भाज्य संख्या सबसे छोटी। और यहाँ लिखा भी गया है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15, 16, 18 इन्फिनिट तक। तो आगे आता है सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या आप जानते होंगे कि भाज्य संख्या 2 संख्या का भाग देने पर जिसका HCF 1 आए उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2 संख्या लेकर सअभाज्य के लिए कितना संख्या होना चाहिए? 2 संख्या। हम 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो इसका भाज्य संख्या कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 और 4 लेंगे तो यहाँ किसका कितना आएगा? इसका 2 आएगा, इसलिए सअभाज्य संख्या है नहीं है। तो इस प्रकार से हम भाग्य देखकर देख सकते हैं कि सअभाज्य संख्या कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन उसके बाद आता है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? तो कुछ संख्या को आगे जब गुणनखंड किया गया तो कुछ संख्या ऐसा देखा कि जिसका स्वयं के अलावा जो किसी अन्य संख्या से भाग लगता है या भाज्य होता है वो स्वयं 2 होता है। कहने का मतलब है यदि 4 का जो हम भाज्य देखें तो 2 का गुणज था। क्या था बाबू? 2 का गुणज। 2 का गुणज देखा, फिर उसी प्रकार से 9 को देखा, 9 का भी 3 का गुणज था। फिर उसने इसी प्रकार से परीक्षण करते गया, 1 का गुणज 1 था, 2 का गुणज कर किया तो 4, 9 का 3 गुणज था, 16 का 4 गुणज। इसी प्रकार से इसको वर्ग में रखा गया था। वर्ग में क्या अर्थात जिसको हम लोग वर्ग संख्या भी बोलते थे, वर्गमूल संख्या भी बोलते थे। और इन्हीं के आधार पे उसके एक परीक्षण दिया गया था कि जैसे मान लो सभी पे रूट चला दिया जाए। क्या चला दिया बाबू? रूट। रूट क्या होता है? तो ये मूल अवस्था होती है। जैसे कभी आप पेड़ देखे होंगे, वहां पे बहुत सारे मंजर हुआ करता है, जैसे आम का सीजन आने वाला है कुछ ही पल में, तो वहां पे बहुत सारे मंजर होते हैं और सारे मंजर जो होते हैं मूल अवस्था में होते हैं। और सब क्या फल बन जाता है? नहीं बन जाता है, बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन हाँ, एक यदि कहीं पे फरा है, एक मंजर है, उसका फल अवश्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस पेड़ में एक फल होता है तो उसको निश्चित है कि एक फल अवश्य होगा। लेकिन जहां मान लेते हैं 100 मंजर है, वहां पे 10 ही आम होगा। ये प्राकृतिक भी नियम बता सकते हैं, लेकिन हमारे ये मैथमेटिक्स है, इसकी गणना में हम नहीं लेते। फिर समझने के तौर पे इसे हम कह सकते हैं कि भाई 100 में से 10 ही क्या होगा? मंजर आम के रूप में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए रूट चला दिया गया और जो भी रूट से बाहर निकला उसे परिमेय संख्या कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू जो आम में मंजर होगा उसे बांटने के लिए कोई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और लेकिन जो आम फर जाएगा तो उसको भाग लेने वाला कुछ नहीं तो कुछ हमारे विद्यार्थी थे चंचल कुमार, उनके जैसे आम खाने में एक्सपर्ट। यदि गिर जाए तो उठा के ले भागेगा, लेकिन मंजर उठाने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो रूट के अंदर यानी जो मूल अवस्था में ही रह जाए उसे भाग लेने वाला कोई नहीं, लेकिन जो बाहर निकले उसे भाग लेने वाला अनेक है। इसीलिए कहा जाता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का रूप एक ही है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जो मूल अवस्था से बाहर आ जाए उसे हम भाग अवश्य दे सकते हैं, और जो रूट में ही रह जाए उसे भाग नहीं दे सकते हैं ना। क्या जी?
जो चीज हुआ ही नहीं है उसके बारे में कोई बांट सकता है? नहीं बांट सकता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जैसे √2, अब √2 में क्या आएगा नहीं आएगा, क्या हम उसे बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जितने भी संख्या आप सबको अभी बताएं ना, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। ये कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या से तो पूर्ण संख्या बना था क्योंकि 0 लग गया था, उसके बाद धनात्मक तो आगे बढ़ने वाला को धनात्मक बोला गया था, पीछे घसीटने वाले को ऋणात्मक बोला गया था, और पूर्णांक संख्या तो आप जान भी करते थे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर के पूर्णांक संख्या बन गया। ये सभी संख्या जिसमें शामिल हो गया उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपको पता है दसम वर्ग का पहला चैप्टर मैथ का जो होता है वास्तविक संख्या का ही परिचय होता है। उसी में पूछा जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, या HCF LCM क्या है। तो इसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही को करके समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।